दबा ली थी। Today at 15:45 hours, India conducted 2 underground nuclear tests in the Pokhran Lake. Just last week, India conducted a series of nuclear explosive tests. जब भारत परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना, अटल बिहारी वाजपेयी का वो फैसला जिसने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया था। Pakistan, China, the United States of America and several other countries sharply reacted to the Indian nuclear tests. A widespread atomic power industry in the world will necessitate an international society in which the major states have agreed to maintain peace. तो तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान विश्व ने पहली बार एटॉमिक बॉम्ब का पावर देखा था, जब अमेरिका ने पहली बार फैट मैन एंड लिटिल बॉय नाम के 2 एटम बॉम्ब्स हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया। इसकी भारी तबाही के बाद जापान ने 1 सप्ताह के अंदर ही अनकंडीशनल सरेंडर कर दिया और एलाइज वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए। तभी दुनिया के बाकी देशों ने एटम बॉम्ब की अहमियत समझ ली थी। उन्हीं दिनों हमारे देश के मैग्नेटिक एंड लेजेंडरी साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा भी न्यूक्लियर रिसर्च पर काम कर रहे थे और भारत को एटॉमिक पावर बनाने के काम में जुटे हुए थे। गवर्नमेंट ने कभी भी उन्हें न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन उनकी इस बात को सरकार ने तब माना जब 1962 में चाइना भारत पर अचानक हमला कर देता है, जिससे भारत की हार हो जाती है और तभी चाइना ने 1964 में अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग कर लेता है। अभी भारत इस हार से उबरा भी नहीं था कि तुरंत 1965 और 1971 में पाकिस्तान भारत पर हमला कर देता है। और तो और इन्हीं दिनों 1971 के वॉर में ब्रिटिश नेवी फ्लीट अरेबियन सी से और यूएस नेवी बे ऑफ बंगाल की तरफ से भारत को घेरने लगते हैं। ऐसी स्थिति में अगर ये हमला कर देते तो हम 3 तरफा युद्ध में घिर जाते, जहां धरती पर पाकिस्तान, बंगाल की खाड़ी में यूएसए और अरेबियन सी के साइड यूके भारत को उलझाते। ऐसी परिस्थिति में इंडिया ने यूएसएसआर को अर्जेंट मैसेज भेजकर हेल्प मांगी। तब तुरंत ही यूएसएसआर की नेवल शिप्स भारत की सिक्योरिटी में निकल पड़े। जैसे ही यूके को इस बात का पता चला, वो बिना देर किए मैडागास्कर की तरफ भाग निकला, क्योंकि ब्रिटिश नेवी को यह पता था कि यूएसए और यूएसएसआर के जंग में वो पिस जाएंगे। यूएस नेवल शिप्स की यूएस टास्क फोर्स 74 अपने 75,000 टन की क्षमता और 70 फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ बंगाल की खाड़ी में उतरने वाला था। वहीं अपना आईएनएस विक्रांत भी 20,000 टन की क्षमता और 20 फाइटर जेट के साथ शान से यूएसए को मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार था। लेकिन यूएसएसआर के नेवल मरीन फोर्स, क्रूजर डिस्ट्रॉयर्स और न्यूक्लियर वॉरहेड्स के साथ भारत के सपोर्ट में आ खड़े हुए। तब जाकर यूएसए की नेवल फोर्सेस ने बे ऑफ बंगाल में प्रवेश नहीं किया और यूके फोर्सेस की तरह ही अपना मुंह पाकिस्तान से मोड़ लिया। 1971 में भारत की जीत के पीछे यूएसएसआर के सपोर्ट का बहुत बड़ा रोल था। इसी दौरान इंडियन लीडर्स को लगा कि अगर चाइना और पाकिस्तान जैसे देशों का सामना करना है तो न्यूक्लियर वेपन्स जरूरी है। न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को आकार दिया। परेशानी ये थी कि आजादी के बाद भी भारत एक बुरे दौर से गुजर रहा था।
तब ना तो हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी थी और ना ही इस फील्ड में प्रोग्रेस करने के लिए एक स्पेसिफिक बजट। हालात इतने बुरे थे कि यूएस और यूएसएसआर जैसे विकसित देशों के ह्यूमैनिटेरियन एड पर देश चल रहा था। भारत की आधी से ज्यादा आबादी गरीब थी और हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की गाड़ी ने रफ्तार नहीं पकड़ी थी। लेकिन इसी बीच यूएसएसआर, यूके और फ्रांस वो देश बन गए थे जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने और उसकी टेस्टिंग करने में सफल हुए। फिर ज्यादा देर ना करते हुए चाइना ने भी अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किया और इसी के साथ चाइना न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज की लिस्ट में शामिल हो गया। अब दुनिया में 5 ऐसे देश थे जो घातक न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से किसी भी देश को तबाह कर सकते थे। इस लिस्ट का सदस्य भले ही भारत नहीं था, लेकिन दुश्मन देश चाइना के इस लिस्ट में शामिल होते ही भारत पर भी प्रेशर बन गया था कि वो अपने डिफेंस टेक्नोलॉजी को दुरुस्त करे। अब ऐसा इसीलिए क्योंकि 1962 में भारत और चाइना के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट को लेकर सीनो इंडियन वॉर हुआ था। इस वॉर में न केवल भारत को शिकस्त मिली थी, बल्कि हजारों जवान शहीद हो गए थे और 38,000 स्क्वायर किलोमीटर इंडियन टेरिटरी अब इस वॉर के बाद चाइना के कब्जे में चला गया। इसके अलावा इंडिया को चाइना के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जानकारी 1961 में ही लग गई थी। उसके ऊपर से ये वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स ने इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनने पर सोचने को मजबूर कर दिया। देश की इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी और ताकतवर होता पड़ोसी देश भारत की रक्षा के लिए एक बड़ा सरदर्द बन चुका था। कई एक्सपर्ट्स मानते थे कि डिफेंस और डेवलपमेंट में अगर भारत पीछे हुआ तो चाइना के साथ अगली लड़ाई भारत के लिए महंगी साबित हो सकती है। सिक्योरिटी के इसी खतरे की वजह से अब भारत ने भी अपने कदम न्यूक्लियर वेपन्स की तरफ मोड़ लिए थे। इसके अलावा इंडो पाकिस्तान वॉर भी भारत के फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट के लिए एक बड़ी वजह बनी थी। दरअसल इस वॉर में हमारे दुश्मन पाकिस्तान को चाइना की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला था, लेकिन अमेरिका ने भारत को सपोर्ट देना तो दूर, उल्टे पाकिस्तान के सपोर्ट में चला गया। ऐसे में सेल्फ रिलायबल होना और अपने लिए न्यूक्लियर टेस्ट करना ही भारत के लिए लास्ट ऑप्शन था। हालांकि अपने टाइम में जवाहरलाल नेहरू ने न्यूक्लियर प्रोग्राम के पीसफुल डेवलपमेंट को मंजूरी दी थी, लेकिन संसद में उन्होंने ये भी साफ किया था कि भारत कभी न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा। बट उनका लिया ये फैसला भी जल्द ही बदल गया जब सत्ता की कमान प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के हाथों में आई। 1966 आते आते रूलिंग पार्टी से लेकर सारे लीडिंग इंडियन साइंटिस्ट लॉबी का भी यही मानना था कि इंडिया को एटॉमिक वेपन्स में सेल्फ रिलायंट होना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ रशिया, यूएसए, यूके, फ्रांस एंड चाइना ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी बनाई, जिसमें कहा गया कि एनपीटी के मेंबर्स न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी को बढ़ने से रोकेंगे। उनका ये भी कहना था कि देश अब किसी भी दूसरे देश को इस खतरनाक वेपन को बनाने नहीं देंगे। ऐसे में फिर एनपीटी की दोहरी नीति से भी भारत नाराज हो गया। That's why इस ट्रीटी पर भारत ने साइन नहीं किया और ये डिसाइड किया कि अब भारत भी अपना एटम बॉम्ब बनाएगा। इसी बीच लाल बहादुर शास्त्री के डेथ के बाद जब 1966 में इंदिरा गांधी के हाथ में सत्ता आई, उन्होंने भी फैसला कर लिया था कि भारत भी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने पर काम जारी रखेगा। ऐसे में साल 1972 में जब इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के दौरे पर गई थी, तभी उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब के प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल दे दिया था। इस प्रोजेक्ट पर वेस्टर्न कंट्रीज की पैनी नजर थी। यूएस से लेकर यूएसएसआर तक कोई भी डेवलप देश नहीं चाहता था कि भारत भी न्यूक्लियर क्लब का हिस्सा बन जाए। खुद न्यूक्लियर बॉम्ब बनाकर दूसरे देशों को आंख दिखाने वाले वेस्टर्न नेशंस नहीं चाहते थे कि कोई और भी इस खतरनाक शक्ति के मालिक बन बैठे। इन्हीं चुनौतियों के बीच न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का काम 2 टीम्स को सौंपा गया था, जिसमें पहली टीम को बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर राजा रमना लीड कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम को लीड करने का जिम्मा डीआरडीओ के डायरेक्टर बीडी नाग चौधरी को सौंपा गया था। इसके अलावा पीके अयंगार, राजा गोपाला चिदम्बरम जैसे साइंटिस्ट भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे। दोनों टीम्स को मिलाकर टोटल 75 साइंटिस्ट और इंजीनियर्स की टीम इस काम पर लगी हुई थी, लेकिन केवल 3 लोगों को ही न्यूक्लियर प्रोजेक्ट की जानकारी थी, जिसमें पहली खुद इंदिरा गांधी थी। मिशन की सीक्रेसी को बरकरार रखने के लिए डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को भी इस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन से बाहर रखा गया था। जैसे जैसे प्रोजेक्ट डेवलप होता गया, वैसे वैसे डिवाइस को बनाने के लिए साइंटिस्ट को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
उनके सामने सबसे पहली परेशानी तो ये थी कि डिवाइस के लिए प्लूटोनियम भारत के पास नहीं था। दरअसल ट्रॉम्बे का फीनिक्स प्लूटोनियम प्लांट पहले ही बंद हो चुका था और बचे हुए प्लूटोनियम को पूर्णिमा न्यूक्लियर रिएक्टर में इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे में प्लूटोनियम की डिमांड को पूरी करने के लिए 1973 में पूर्णिमा को शट डाउन कर दिया गया था ताकि वहां से प्लूटोनियम लेकर न्यूक्लियर टेस्ट में इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा प्रोजेक्ट में न्यूट्रॉन इनिशिएटर को बनाने में भी साइंटिस्ट को काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। ये वो हिस्सा था जिसे बनाने में अमेरिका को भी सबसे ज्यादा परेशानियों को झेलना पड़ा था, पर भारत में इस हिस्से को बनाने का जिम्मा वासुदेव के अय्या को सौंपा गया था, जो 1965 से इस हिस्से पर काम करने की बात कर रहे थे। आखिरकार उन्होंने इसे बनाकर तैयार तो कर लिया था। जब सब कुछ बनकर तैयार हो गया था, तब डिजाइन को आखिरी बार एक्सपेरिमेंट के जरिए वेरीफाई किया जाना था। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया टिकलिंग द ड्रैगन टेल। अब साइंटिस्ट सेटिस्फाइड थे, उनका बनाया हुआ डिवाइस पूरी तरह से सही है, इसीलिए न्यूक्लियर टेस्टिंग को मंजूरी दे दी गई थी। टेस्टिंग के लिए साइंटिस्ट की पहली प्रेफरेंस पोखरन रेंज थी, क्योंकि टेस्टिंग एक ऐसे इलाके में की जानी थी जहां आसपास कोई आबादी ना हो, और ये सभी कंडीशंस राजस्थान के थार डेजर्ट पर परफेक्टली एप्लीकेबल होती थी। इसीलिए जैसलमेर और जोधपुर के बीच मौजूद पोखरन को ही टेस्टिंग साइट के तौर पर चुना गया था। यहाँ टेस्टिंग के लिए सबसे पहले एक गहरे शाफ्ट की जरूरत थी, जिसे खोदने की जिम्मेदारी पास ही स्टेशन आर्मी रेजिमेंट को दी गई थी। खुदाई का ये काम टेस्टिंग के कुछ दिनों पहले तक चलता रहा। ऐसे में शाफ्ट से कुछ ही दूरी पर डिवाइस को पूरी तरह असेंबल किया गया एंड टेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए सभी मेंबर्स ऑब्जर्वेशन बंकर में चले गए। अब सभी मेंबर्स के मन में बस एक ही सवाल था कि आखिर डेटोनेटर के बटन को दबाकर टेस्ट को अंजाम कौन देगा। आखिर में डिसाइड किया गया कि जिसको डेटोनेटर बनाने के लिए डेजिग्नेट किया गया है वही बटन दबाएगा। ऐसे में प्रणब दस्तीदार ने ही बटन दबाया, जिसके बाद न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अच्छी बात यह थी कि बॉम्ब इम्प्लोसिव था और टेस्ट को जमीन के नीचे किया गया था, इसीलिए रेडिएशन का हवा में फैलने का डर कम था। साथ ही बॉम्ब 12 किलो टन क्षमता का था, इसीलिए विस्फोट ज्यादा भयानक और विनाशकारी नहीं था। लेकिन इस विस्फोट के साथ ही दुनिया जान गई थी कि भारत भी अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की शक्ति रखता है। भारत के इस पहले न्यूक्लियर टेस्ट को स्माइलिंग बुद्धा के नाम से बुलाया जाने लगा, और जब इंदिरा गांधी जी को फोन पर न्यूक्लियर टेस्ट की जानकारी दी गई थी तो उनसे कहा गया था कि बुद्ध मुस्कुरा गए हैं, यानी कि न्यूक्लियर टेस्टिंग सफल हुई है। अखबारों में छपी इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट की खबर से अमेरिका की नींव हिल गई थी। वो ये हजम करने को राजी नहीं था कि भारत अमेरिका से छिपकर न्यूक्लियर टेस्ट भी कर सकता है, और वो भी उनके नाक के नीचे से। कुछ ऐसा ही रिएक्शन कनाडा का भी था, जो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा था। दरअसल टेस्ट के लिए जिस प्लूटोनियम का इंतजाम हुआ था वो कनाडा द्वारा स्टैब्लिश वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी से ही प्रोड्यूस किया गया था। अपने स्टेटमेंट में कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर पियर ट्रूडो ने पहले ही साफ किया था कि अगर फ्यूचर में भारत ने न्यूक्लियर डिवाइस को टेस्ट किया तो कनाडा और भारत के बीच होने वाली न्यूक्लियर कॉर्पोरेशंस बिगड़ सकती है, और हुआ भी ऐसा ही। टेस्ट के तुरंत बाद ही कनाडा ने भारत के साथ बनने वाले रिएक्टर प्रोजेक्ट से अपना पल्ला झाड़ लिया, और इसके अलावा न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और फ्यूल की सेल पर बैन लगा दिया। कई वेस्टर्न नेशंस का मानना था कि भारत खुद 60 के दशक से NPT यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी का समर्थन कर रहा था, और आखिर में भारत ने ही गुपचुप तरीके से न्यूक्लियर डिवाइस टेस्ट करके इस ट्रीटी का मजाक बना दिया। यहाँ अपने पक्ष को डिफेंड करते हुए इंदिरा गांधी ने साफ शब्दों में यह भी कहा था कि भारत का इरादा न्यूक्लियर वेपन्स को मैन्युफैक्चर करने का नहीं था। ये केवल एक पीसफुल एक्सप्लोजन था, जो कि फिजन टेस्ट था। हालांकि जरूरत पड़ने पर भारत न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, लेकिन हमारा मकसद न्यूक्लियर वेपन को केवल पीसफुल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना है। इस एक्शन के बाद हमारे देश पर कई सैंक्शंस ठोक दिए गए थे। बकायदा CTBT ट्रीटी को रिलीज किया गया था। ये ट्रीटी एक कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी थी, जिसके तहत नियम बनाया गया था कि किसी भी देश या इंसान को न्यूक्लियर टेस्ट करने की इजाजत नहीं है। इसमें दुनिया के किसी भी कोने में न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल को बैन किया गया था। साथ ही भारत को रोकने के लिए NSG का भी फॉर्मेशन किया गया। NSG दरअसल न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप था, जिसमें यह साफ शब्दों में कहा गया था कि कोई भी देश बिना परमिशन के यूरेनियम सप्लाई नहीं कर सकता। खास तौर पर भारत को न्यूक्लियर रिलेटेड रिसोर्सेज सप्लाई करने पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया था।
वेस्टर्न नेशंस ने भारत पर चारों ओर से प्रेशर बनाया कि वह CTBT ट्रीटी को साइन करके न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री बनने का सपना छोड़ दे। इसके अलावा कनाडा ने भी भारत के सामने एक न्यू प्रोलिफरेशन पॉलिसी को परोस दिया था, जिसे भारत सरकार और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से भारी विरोध झेलना पड़ा। जाहिर था कि अगर भारत किसी भी समझौते को एक्सेप्ट करता तो वह फिर कभी न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं कर पाता। इसीलिए हुआ ये कि खफा होकर कनाडा ने भारत से अपना समर्थन वापस खींच लिया। तब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर पियरे ट्रूडो ने कहा था कि इंडिया का एटॉमिक टेस्ट इंडियन सबकॉन्टिनेंट में न्यूक्लियर रेस को जन्म दे देगा और दूसरे देशों को भी एटम बॉम्ब बनाने में मदद करेगा। इसीलिए इंडिया कनाडा के बीच सारे एटम एड को बंद कर दिया गया। लेकिन इंडिया ने हिम्मत नहीं हारी और ना ही अपने देश के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोजेक्ट को बंद किया। इतने में एक खबरें भी सामने आई कि पाकिस्तान भी सीक्रेटली न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है और जल्द ही पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर सकता है। अब तो ये बात साफ जाहिर हो चुकी थी कि भारत को जल्द ही न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी होगी और इस बार खुलकर खुद को न्यूक्लियर पावर साबित करना होगा। हमारा पहला टेस्ट एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर था, जिससे ये तो साफ था कि भारत भी न्यूक्लियर हथियार बना सकता है। लेकिन अभी तक हमने किसी न्यूक्लियर वेपन को तैयार नहीं किया था। पोखरण के पहले टेस्ट में हमने केवल एक डिवाइस को डेटोनेट किया था, लेकिन इस फिजन टेस्ट से बम बनाना अभी बाकी था। 1988 की इलेक्शंस जनता दल जीत जाती है, लेकिन सत्ता में आने वाले किसी भी प्रधानमंत्री ने वर्ल्ड क्रिटिसिज्म के डर से न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को हरी झंडी नहीं दिखाई। फिर 1995 में प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी की कमान PV नरसिम्हा राव के हाथ आई, जिन्होंने एक बार फिर जोरों शोरों से पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट की तैयारी करवाई। लेकिन उनसे गलती ये हो गई कि उन्होंने प्रोजेक्ट की सीक्रेसी पर ध्यान नहीं दिया और इसी के चलते अमेरिकन स्पाई सैटेलाइट्स को पोखरण में तैयार होने वाले दूसरे न्यूक्लियर टेस्ट का पता चल गया। यहाँ एक बार फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने भारत पर जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाकर न्यूक्लियर टेस्ट को बंद करवा दिया। उन्होंने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को फोन लगाकर साफ किया कि ये टेस्ट हुआ तो भारत को इसका अंजाम भुगतना पड़ सकता है, और अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार किया। लेकिन इतने बड़े बवाल के बाद भी भारत ने अपने गोल से नजर नहीं हटाई और इस प्रोजेक्ट में जल्द ही APJ अब्दुल कलाम को साथ मिला अटल बिहारी वाजपेयी का। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ऐसे में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होते ही उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और R चिदम्बरम के साथ साथ भारत के टॉप लेवल साइंटिस्ट को न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग का काम सौंप दिया। उन्होंने वैज्ञानिकों को खुली छूट दी कि वो जो चाहे करे, लेकिन इस टेस्ट को कम से कम समय में सक्सेसफुली कंडक्ट करे। मगर अफसोस ये था कि उनकी सरकार केवल 13 दिनों में ही गिर गई और ये प्रोजेक्ट फिर से टल गया। फिर 1998 में दोबारा पावर में आते ही अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट को गो अहेड दिया। Lot of pressure, geopolitical pressure. But he took a decision. India will go ahead with the test. इस काम में सबसे बड़ा रोल DRDO के हेड APJ अब्दुल कलाम, बार्क के हेड अनिल काकोडकर और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के हेड R चिदम्बरम का रहा था। इस टेस्ट को करने में सबसे बड़ी चुनौती सीक्रेसी की थी। जाहिर है कि CIA की नाक के नीचे पोखरण में टेस्टिंग प्रिपरेशन करना आसान नहीं था। दरअसल पोखरण एक खुला रेगिस्तान था, जहां छोटी से छोटी हलचल भी पकड़ी जाती थी। ऐसे में एक बड़े न्यूक्लियर टेस्ट को अंजाम देना एक बड़ा चैलेंज था। साथ ही भारत को ये टेस्ट केवल अमेरिका से ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान और बाकी नेशंस की निगरानी से भी बचकर करना था। ऐसे में इस काम के लिए इंडियन आर्मी की 58th इंजीनियर रेजिमेंट को चुना गया, जिनके कंधों पर न केवल टेस्ट साइट को प्रिपेयर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई बल्कि इसके सीक्रेसी को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई। इंडियन आर्मी ने इस मिशन को बखूबी निभाया। सैटेलाइट्स और CIA की नजरों से टेस्ट को बचाने के लिए आर्मी ने सैंड ड्यून्स का सहारा लिया। साथ ही उन्होंने ऐसे पैंतरे अपनाए कि टेस्ट की खबर सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के कानों तक भी नहीं पहुंच पाई। टेस्ट साइट पर जो भी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स काम करते थे वो एक दूसरे से कोड वर्ड्स में बात करते थे। साथ ही असली नाम के बजाय वो कोड नेम का इस्तेमाल करते थे। जैसे कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज के नाम से जाना जाता था, वही R चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज कहकर बुलाया जाता था। सभी साइंटिस्ट के लिए इंस्ट्रक्शंस थे
कि टेस्ट साइट पर वो आर्मी की यूनिफॉर्म में ही काम करे। इसके अलावा टेस्ट साइट पर ज्यादातर काम रात को किया जाता था, क्योंकि रात को अंधेरे की वजह से सैटेलाइट की विजन पावर पर इम्पैक्ट पड़ता था। ऐसे में मौके का फायदा उठाकर शाफ्ट डिगिंग और इक्विपमेंट्स के काम को रात में अंजाम दिया जाता था। साथ ही सैटेलाइट के पोखरण पर वापस फोकस करने से पहले ही सभी ऑब्जेक्ट्स और इंस्ट्रूमेंट को उनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर प्लेस कर दिया जाता था। CIA को इस प्रोजेक्ट की भनक ना लगे, इसके लिए पोखरण साइट पर आर्टिफिशियल वेजिटेशन को उगाया गया था। सेंसर केबल्स को रेत से ढक दिया जाता था। साथ ही बॉम्ब शाफ्ट को कैमोफ्लाज नेटिंग से भी कवर कर दिया जाता था। अपनी स्ट्रैटेजी को 100% फुल प्रूफ रखने के लिए आर्मी ने एक और डायवर्जन भी क्रिएट किया था। उन्होंने पोखरण रेंज के पास ही क्रिकेट टूर्नामेंट को भी ऑर्गेनाइज कराया था। यहाँ दिन में कई सारे सैनिक क्रिकेट खेलते थे। इससे CIA को लगता था कि पोखरण में कोई क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है और टेस्टिंग का काम फिलहाल बंद है। इसी डायवर्जन के बीच धीरे धीरे टेस्टिंग प्रोजेक्ट पर भी काम चलता रहता था। वैसे इस बात का खास ख्याल रखा जाता था कि टेस्टिंग साइट पर कभी भी ज्यादा वैज्ञानिक एक साथ मौजूद ना रहे। इसके अलावा दूसरे राज्यों से पोखरण आने वाले साइंटिस्ट भी कभी अपने नाम से फ्लाइट टिकट्स नहीं बुक कराते थे, ताकि कोई ना जान पाए कि आखिर इस प्रोजेक्ट पर कौन से साइंटिस्ट काम कर रहे थे। इंजीनियर, आर्मी और साइंटिस्ट की इस टीम ने शानदार कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क था, तभी तो साइट को जल्द से जल्द टेस्ट के लिए तैयार कर लिया गया था। वही बार्क भी एक्चुअल बॉम्ब्स डेटोनेशन के लिए रेडी थे। ऐसे में इन्हें 1 मई 1998 को इंडियन एयरफोर्स के प्लेन के जरिए पहले जैसलमेर लाया गया। फिर वहां से बॉम्ब्स को 4 ट्रक के झुंड में लाद कर पोखरण तक लाया गया। इस दौरान बॉम्ब्स की सिक्योरिटी पर ज्यादा फोकस नहीं डाला गया, क्योंकि इससे न्यूक्लियर टेस्ट के पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। साथ ही ट्रांसफर के वक्त बॉम्ब्स को व्हाइट हाउस नाम भी दिया गया, ताकि इनके पकड़े जाने के चांसेस 0% हो जाए। एक बार जब बॉम्ब साइट्स पर ट्रांसफर हो गए तो इन्हें शाफ्ट में प्लेस कर दिया गया। टेस्टिंग के दिन पोखरण में हवा वेस्ट की तरफ बह रही थी, जिससे पाकिस्तान के बॉर्डर इलाकों में रेडिएशंस लीक होने का डर था। इसीलिए ना चाहते हुए भी साइंटिस्ट की टीम को वेट करना पड़ा। फिर 3:45 पर जब हवाएं रुक गई तो पोखरण में कुछ ऐसा धमाका हुआ, पूरी धरती कांप उठी। इस दिन भारत ने एक नहीं बल्कि 3 न्यूक्लियर डिवाइस को सक्सेसफुली डेटोनेट करके इतिहास रच डाला। P5 क्लब के अलावा भारत एक इकलौता ऐसा देश बना जिसने अपनी ही टेक्नोलॉजी के बलबूते पर न्यूक्लियर टेस्ट किया और अमेरिका के होश उड़ा दिए। 11 मई के बाद भारत ने 13 मई को भी 2 एक्सपेरिमेंटल डिवाइस डेटोनेट करके इंटरनेशनल लेवल पर अपना एक अलग नाम बना लिया था। अभिनंदन होना चाहिए वैज्ञानिकों का, उन इंजीनियरों का जिन्होंने पोखरण में जो कुछ हुआ उसे सफलतापूर्वक करके दिखाया। भारत की इस बड़ी अचीवमेंट को ऑपरेशन शक्ति का नाम दिया गया। देश में जहां उस न्यूक्लियर टेस्ट के चलते जश्न का माहौल था, वहीं सभी वेस्टर्न नेशंस में मातम पसरा हुआ था। इस टेस्ट से बौखलाने वाले देशों की लिस्ट में केवल अमेरिका, कनाडा, UK और फ्रांस शामिल नहीं थे, बल्कि जापान ने भी भारत को इस टेस्ट के लिए क्रिटिसाइज किया था। अमेरिका के प्रेसिडेंट अपनी कॉन्फ्रेंस में भी भारत के टेस्ट को एशिया के लिए खतरा बताने से पीछे नहीं रहे थे। India's action threatens the stability of Asia and challenges the firm international consensus to stop all nuclear testing. So again, I ask India to halt its nuclear weapons program and join the 149 other nations that have already signed the Comprehensive Test Ban Treaty. United action by the Security Council means the international community finds India's actions unacceptable. लेकिन इन सभी बयानबाजियों के बीच अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत के पक्ष को बड़ी सूझबूझ से डिफेंड किया था। उन्होंने भरी संसद में कहा था कि हम परमाणु हथियारों का प्रयोग करने में पहल नहीं करेंगे। एटमी हथियार रक्षा के लिए भी हो सकते। खुद APJ अब्दुल कलाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान देते नजर आए थे कि भारत ने ये वेपन अपने देश की सुरक्षा के लिए बनाया है। इतिहास उठाकर देख ले तो आज तक भारत ने कभी किसी देश को इन्वेड करने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इसके विपरीत दूसरे देशों ने भारत पर आक्रमण किया है। ऐसे में हमारा ये हथियार भारत की सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लेकिन न्यूक्लियर टेस्ट के वाजिब कारण देने के बाद भी UN सिक्योरिटी काउंसिल और अमेरिका भारत पर इकोनॉमिक सैंक्शंस थोपने से बाज नहीं आया।
ये टेस्ट अमेरिका ही नहीं बल्कि उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी का भी सबसे बड़ा फेलियर रहा। खुद CIA के डायरेक्टर इस बात को एक्सेप्ट करने से पीछे नहीं रहे कि वह भारत की चाल को नहीं समझ पाए। We've been following the Indian nuclear program for many years, but there's no getting around the fact that in this instance we missed and did not predict the particular tests involved. Simply stated, we did not get it right. It's my responsibility to stand up and tell the American people that we didn't get it right. ऐसे में अमेरिका ने आग बबूला होकर दुनिया भर के सैंक्शंस भारत पर थोप दिए। यहाँ अमेरिका ने भारत को CTBT, NPT और NSG के उल्लंघन के जाल में भी फंसाना चाहा, लेकिन किसी भी आरोप को सच साबित करना अमेरिका के लिए आसान नहीं था। एक्चुअली CTBT में जल, थल और हवा में टेस्टिंग पर रोक थी, लेकिन भारत ने जमीन के नीचे इस टेस्ट को अंजाम दिया था। इसके बाद दूसरा रूल NPT का था, जिसे भारत ने साइन ही नहीं किया था। अमेरिका ने भारत पर NCG के तहत न्यूक्लियर रिसोर्सेज को दूसरे देशों से सप्लाई करने का आरोप भी लगाया था, लेकिन इस टेस्ट में यूज होने वाले सारे रिसोर्सेज भारत के ही थे। ऐसे में अमेरिका भारत का कुछ नहीं कर पाया। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन भारत के न्यूक्लियर पावर बनने के स्ट्रगल ने आपको कितना मोटिवेट और इंस्पायर किया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।